जय हिंद मित्रों, YouTube के जियो बुद्धा क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। आज हम पृथ्वी के आंतरिक संरचना से संबंधित कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी MCQ क्वेश्चन पे चर्चा करने जा रहे हैं, जो भिन्न भिन्न एग्जामों में इससे पूछा जाता है। जैसे अभी आप जो देख रहे हैं BPSC से जो शिक्षक नियुक्ति की प्रक्रिया प्रारंभ होने वाली है, उसमें भी इससे संबंधित प्रश्न रहेगा। अब पृथ्वी के आंतरिक संरचना के बारे में इसके अपेक्षा भी आपको और भी अधिक समझने के लिए आप डॉक्टर BC जाट महोदय का भू आकृति विज्ञान का अध्ययन कीजिए। चलिए देखिए, सबसे प्रथम क्वेश्चन जो देख रहे हैं आपके स्लाइड पे है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानने का अप्राकृतिक साधन और एक प्राकृतिक साधन होती है। तो क्वेश्चन जो है यह प्राकृतिक साधन का है, यानी पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानने का प्राकृतिक साधन कौन कौन है। तो जैसे ही आपने देखा कि A है घनत्व, B है ज्वालामुखी, C है दबाव, D है तापक्रम। तो पृथ्वी के आंतरिक जो संरचना है उसको जानने के लिए प्राकृतिक साधन जो है वह ज्वालामुखी है। और अगर पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानने के लिए जैसे देखते हैं तो तीन महत्वपूर्ण साधन हैं। जैसे एक जो होता है प्राकृतिक साधन, दूसरा है अप्राकृतिक साधन, तीसरा है भिन्न भिन्न विद्वानों के द्वारा जो पृथ्वी के उत्पत्ति से संबंधित जो सिद्धांत और परिकल्पना जो प्रतिपादित की गई है उसके द्वारा। तो प्राकृतिक साधन ज्वालामुखी है और अप्राकृतिक साधन में आप देखते हैं घनत्व, दबाव और तापक्रम। तो यह सभी जो देखें, अब तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो होगा वह B होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि पृथ्वी का जो देख रहे हैं, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में सर्वाधिक प्रामाणिक जानकारी देश से मिलती है, यानी सबसे अधिक जो है आंतरिक संरचना के बारे में जो जानकारी मिलती है किससे मिलती है। तो A में जो है ज्वालामुखी उद्गार, B में जो है भूकंपीय तरंगों, C में जो है पृथ्वी के उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत और D में जो है घनत्व। तो देखिए, सबसे सटीक और प्रामाणिक जानकारी जो मिलती है वह भूकंपीय तरंगों के द्वारा मिलती है। तो यह इसका सही आंसर जो होगा वह B होगा। चलिए नेक्स्ट के तरफ चलते हैं। जैसे भूकंपीय तरंग के बारे में ही आप देख लीजिए। जैसे भूकंपीय तरंग जो आप देखते हैं तो भूकंपीय लहर आप देखते हैं कि तीन प्रकार की होती है, PSL, यानी प्राइमरी वेव, सेकेंडरी वेव और सरफेस जो तरंग होती है। तो आपने इस प्रकार से देखा। अब देखिए कि जो होता है कि आपकी प्राइमरी वेव जो होती है वह सीधा चलती है और वह जो है कि द्रव्य में भी चलती है और सॉलिड में भी, जबकि P वेव जो होती है सिर्फ वह सॉलिड फॉर्म में चलती है और जो देखते हैं कि जैसी लिक्विड का फॉर्म आती है वह विलुप्त हो जाती है। और P वेव जो देख रहे हैं कि यह कोर जो देख रहे हैं, कोर के पास यानी कि जा नहीं पाती है। और जो विद्वानों के द्वारा यह बताई गई है कि P वेव जो है, S वेव जो है कि 120 डिग्री यानी अपने उत्पत्ति केंद्र जो होती है भूकंप की, वहां से 120 डिग्री के एंगल पे वह विलुप्त हो जाती है। और L जो होता है सतह पे, यानी सबसे कम गहराई वाली जो भूकंपीय तरंग होती है। तो इस फिगर के माध्यम से भी आप समझ गए कि कौन, अगर आपसे पूछे कि कोर को में जो है कि कौन सा भूकंपीय तरंग प्रवेश करती है,
तो कोर में जो भूकंपीय तरंग प्रवेश करती है वह आपका पी वेव है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संपूर्ण पृथ्वी का घनत्व है, यानी पृथ्वी को जो देखते हैं 3 लेयर में बांटी गई है, सियाल, सीमा, नीपे। सभी की घनत्व अलग अलग है और जब संपूर्ण पृथ्वी की घनत्व की चर्चा होती है तो आप यहाँ देखिए ए में जो है 2.7, बी में जो है 3.5, सी में जो है 5.5, डी में जो है 5.2। तो इसका सही आंसर जो होगा सी होगा, यानी संपूर्ण पृथ्वी का औसत घनत्व जो है 5.5 है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि पृथ्वी की सतह से केंद्र या भूकोर, यानी जिसको केंद्र कहते हैं उसी को भूकोर, यानी कोर जो देखते हैं कि ओर जाने पर जो पदार्थ होता है उसका भार में क्या होता है, यानी जैसे जैसे अगर हम नीचे जाते हैं यानी तो उसके जो होता है कि वहां जो पदार्थ है उसके भार पे किस प्रकार की परिवर्तन होती है। तो ए में है कि उसका घटता है, यानी भार घटता है, बी में जो है कि सामान्य रहता है, सी में जो है कि बढ़ता है और डी में अनिश्चित है। तो इसका सही आंसर जो होगा सी होगा, यानी जैसे जैसे हम नीचे के तरफ बढ़ते हैं वैसे वैसे उस पे के ऊपर जो प्रभाव यानी दबाव के कारण जो होता है उसके भार में वृद्धि होती है। तो इसका सही आंसर जो होगा वह सी होगा। यानी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी के आंतरिक भाग में 10 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री तापमान बढ़ जाती है, यानी जब हम सरफेस से नीचे की तरफ जाते हैं तो कितना मीटर हम नीचे जाएंगे तो 1 डिग्री यानी सरफेस का जो तापमान है उसके अपेक्षा जो है कि उसके निचले जो चट्टान होगी उसकी तापमान में 1 डिग्री वृद्धि हो जाए। तो ए में जो देख रहे हैं कि वह 22 मीटर है, बी में जो है 23 मीटर है, सी में जो है 332 मीटर है और डी में जो है 32 मीटर है। तो इसका सही आंसर डी होगा, यानी सरफेस के ऊपर से जैसे हम 32 मीटर नीचे जाते हैं तो सरफेस की ऊपर की जो तापमान है उसके अपेक्षा 32 मीटर जो नीचे उसकी तापमान में 1 डिग्री की वृद्धि हो जाती है। तो इसका सही आंसर डी होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सीमा परत में डैश की प्रधानता है, यानी सीमा परत जो है वह किस चीज से बनी है। तो ए में जो है सिलिका और मैग्नीज, बी में जो है सिलिका और माइका और सी में जो है कि आपका सिलिका और मैग्नीशियम, डी में जो है सिलिका और मैग्नीज। तो इसका सही आंसर सी होगा, सिलिका और मैग्नीज से जो है सीमा की उत्पत्ति हुई है, यानी सीमा में जो देखते हैं क्या है सिलिका और मैग्नीशियम। तो इसका सही आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वांडर ग्रांट के अनुसार पृथ्वी की 10 परतें हैं, यानी वांडर ग्रांट जो है कि पृथ्वी के कितने लेयर में विभाजित किए हैं। तो ए में जो है कि 2, बी में जो है 4, सी में जो है 3, डी में जो है 5। तो इसका सही आंसर बी होगा, यानी वांडर ग्रांट के द्वारा जो पृथ्वी को विभाजित की गई है वह 4 परत में विभाजित की गई है। तो इसका सही आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट देख रहे हैं यही वांडर ग्रांट के द्वारा जो पृथ्वी की बांटी गई है, तो कौन कौन सा परत में बांटा गया उसको देख लीजिए। तो सबसे अपर वाले यानी जहां हम लोग रहते हैं, निवास करते हैं, तो वह बताते हैं कि ऊपरी सियाल परत के तौर पे। ऊपरी सियाल परत यानी जो डॉट डॉट जो देख रहे हैं, यानी यह वाली जो हम देख रहे हैं, यह डॉट डॉट जो देख रहे हैं पूरा करके यह,
तो यह जो है कि ऊपरी सियाल परत है, जिसका घनत्व वांडर ग्राट महोदय बताए हैं 2.75 से 2.90 होता है। ऊपरी सियाल परत के नीचे भीतरी सिलिकेट तथा उसको कह सकते हैं मेंटल परत, यानी कि जो देखे कि ऊपरी सियाल के जस्ट नीचे जो है भीतरी सिलिकेट, यानी क्या है उन्होंने नाम दिए सिलिकेट परत, जिसका घनत्व देखिएगा 2.90 से 4.75 होता है। अब जो देख रहे हैं भीतरी सिलिकेट के नीचे वाली जो परत होती है, यानी यह जो भीतरी सिलिकेट वाली यह वाली जो परत देख रहे हैं वह भीतरी सिलिकेट का है। अब उसके नीचे गहराई में जाते हैं तो मिश्रित मंडल मिलता है, यानी मिश्रित मंडल। तो मिश्रित मंडल का जो घनत्व है 4.75 से 6 है, यानी यह वाली जो क्रॉस वाली यह जो देख रहे हैं यह वाला वह जो है आपको मिश्रित मंडल है। और मिश्रित मंडल यानी से केंद्र के, यानी मिश्रित मंडल के बाद जो है मध्य पिंड है, यानी मध्य पिंड जो देखते हैं तो मध्य पिंड की जो है घनत्व जो देखते हैं कि उसका घनत्व 11 है। यानी देखें तो इस प्रकार से आपने 4 को देखा। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूगर्भ में घनत्व में भिन्नता तल की खोज किसने की। यानी भूगर्भ के घनत्व में जो भिन्नता होती है, जैसे जैसे हम गहराई पे जाते हैं तो उसकी घनत्व में भिन्नता यानी अलग अलग होने लगते, तो इसकी खोज किसने की। तो ए में जो है जैफ्रे है, बी में जो है होम्स है, सी में जो है मोहरोविसिस है, डी में जो है गुटेनबर्ग है। तो इसका सही आंसर सी होगा, यानी मोहरोविसिस जो है यह जो है कि आपको भूगर्भ की भिन्नता वाली यानी घनत्व में जो भिन्नता होती है उसका सबसे प्रथम बार खोज किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले यह समझ लीजिए कि जैसे जैसे हम लोग देखते हैं तो गुटेनबर्ग के अनुसार भी पृथ्वी की आंतरिक जो संरचना है उसको 5 भाग में गुटेनबर्ग भी बांटे हैं। तो सबसे पहले ऊपर जो हम लोग देख रहे हैं वह परतदार शैल है, यानी जिसके ऊपर हम लोग रहते हैं, निवास करते हैं। तो वह किस शैल से निर्मित है, यानी परतदार शैल से निर्मित है। परतदार शैल के नीचे ग्रेनाइटिक शैल है, ग्रेनाइटिक के नीचे देखते हैं सिलिकेट है, और सिलिकेट के नीचे जो देखते हैं मिश्रित मंडल है, और मिश्रित मंडल से जब केंद्र के तरफ जाते हैं तो वह धातु पिंड है। तो इसको ध्यान रखिएगा, यह गुटेनबर्ग महोदय के द्वारा है, यानी इनके द्वारा भी देख रहे हैं 5 वर्ग में बांटी गई है। 5 परत में जो है, यानी कि परतदार शैल है सबसे ऊपर, उसके नीचे ग्रेनाइट शैल है, उसके नीचे सिलिकेट है, उसके नीचे जो है मिश्रित मंडल है, और सबसे नीचे जो है धातु पिंड है। जबकि सोएस के अनुसार देखते हैं तो इसको सियाल, सीमा और नीफे में बांटी गई है। तो आपसे जो पूछा जाएगा आप जवाब उसी के अनुसार दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि क्रस्ट में सम्मिलित है, यानी क्रस्ट में जो है उसमें क्या सम्मिलित है। तो ए में जो है सिलिका प्लस सीमा, बी में जो है सीमा प्लस नीफे, सी में जो है सीमा को ही क्रस्ट कहते हैं, डी में जो है सियाल प्लस ऊपरी सीमा। तो क्रस्ट में जो है कि यह जो है कि सियाल प्लस ऊपरी सीमा को जब इंक्लूड करते हैं तो वह जो होता है क्रस्ट कहलाती है। क्रस्ट के नीचे जो होता है अधस्तर होता है, यानी यहाँ जब पृथ्वी के 2 भाग में बांटी गई है तो क्रस्ट और अधस्तर में जो बांटी गई है, तो क्रस्ट में जो होगा कि सियाल और ऊपरी सीमा जो होगी, तो इसका सही आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ चलिए, और यहां समझ लीजिए सबसे पहले इस ग्राफ के माध्यम से, जैसे आप यहां जो देख रहे हैं
यानी गौर कीजिए, यह जो देख रहे हैं कि यह वाली जो भाग है काला वाला, तो यह क्रस्ट का पार्ट है और क्रस्ट के ठीक नीचे ऊपरी मेंटल है और ऊपरी मेंटल को भी विभाजित जस्ट नीचे, यानी मेंटल के ऊपरी मेंटल के जस्ट नीचे जो है निचली मेंटल है और निचली मेंटल के जब नीचे जाते हैं तो अपर कोर है और अपर कोर के नीचे जो है आंतरिक कोर है। तो इस प्रकार से आपने देखा पृथ्वी का रेडियस जो है 6371 किलोमीटर है, यानी यही 6371 किलोमीटर जो देखते हैं सियाल से लेकर नीफे के केंद्र है वहां तक है। तो यह आपने देखा। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है कि कोर में प्रवाहित हो सकती है, यानी जो कोर जो देखते हैं यानी पृथ्वी की जो कोर है, तो कोर में कौन सी भूकंपीय लहर प्रवाहित होती है। तो आपका ए में जो है पी लहरें, बी में जो है एस लहरें, सी में जो है एल लहरें और डी में जो है पी तथा एस लहरें। तो इसका सही आंसर जो होगा ए होगा, यानी पृथ्वी के कोर में जो प्रवाहित होती है वह एस लहरें है, यानी एस लहर जो है पृथ्वी के कोर तक जाती है, जबकि पी लहर पृथ्वी के कोर तक जाती है। एस लहर जो है कि आपको मेंटल में ही वह रह जाती है, मेंटल में ही विलुप्त हो जाती है। इससे यह पता चलती है कि पृथ्वी की कोर जो है कि वह तरला अवस्था में, यानी प्लास्टिक जो देखते हैं कि उस टाइप की जो है अवस्था में पृथ्वी की कोर है और जो तरला अवस्था होती है वहां इस तरंग प्रवेश नहीं कर पाती है। तो आपने देखा कि इसका सही आंसर जो होगा ए होगा। सबसे अधिक गति भी जो देखिएगा तीव्र गति से चलने वाली जो तरंग है वह आपको 6 से लेके 9 किलोमीटर प्रति सेकेंड की गति से पीत लहरें चलती है। एस लहर जो है वह जो है कि 4.5 से लेके देखते हैं 3 किलोमीटर प्रति सेकेंड की गति से चलती है, जबकि एल लहरें जो है उसकी गति सबसे मंद होती है, यानी 2 किलोमीटर प्रति सेकेंड की गति से चलती है और एल लहरें जो है कि वह आपके सरफेस के ऊपर ही चलती है। तो आपने यह देखा कि इसका सही आंसर जो कोर में प्रवाहित होने वाली जो लहर है वह पी लहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वाधिक गति वाली भूकंपीय लहरें हैं। तो पहले भी बता चुके हैं, ए में देख रहे हैं पी है, बी में जो देख रहे हैं एस लहर है, सी में जो है एल लहर है और डी में जो है एस जी लहर है। तो सर्वाधिक गति से चलने वाली लहर जो है पी लहर है, यानी इसका सही आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि क्रोएशिया की कल्पा घाटी में आए भूकंप से किस लहर युग्म का पता चला। यानी क्रोएशिया की कल्पा घाटी में जो भूकंप आई थी तो वह 1909 ईस्वी में आई थी और वहां जो विद्वानों के द्वारा जो अध्ययन की गई तो उसमें जो कौन सा युग्म का जो लहर का जो देखते हैं भूकंपीय लहर, तो कौन सा युग्म के बारे में पता चला। तो यहाँ कह रहा है कि ए में जो है पी एस लहर, बी में जो है पीजी एस जी लहर, सी में जो है पी स्टार एस स्टार लहरें और डी में जो है एल लहरें। तो इसका सही आंसर बी होगा, यानी क्रोएशिया की जो कल्पा घाटी है वहां जो 1909 ईस्वी में जो भूकंप आई थी तो वहां जब पता किया गया तो पता चला कि पी और एस वेव के बीच में, यानी उसके बीच में चलने वाली जो लहरें हैं वह पीजी और एसजी लहरें हैं। तो यानी इसका सही आंसर जो होगा वह बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूकोर में प्रधानता है,
यानी जो कोर देखते हैं भू का केंद्र में, तो वहां कौन सा पदार्थ की प्रधानता है? तो ए में जो देखते हैं सिलिका प्लस मैग्नीशियम, मैग्नीज। बी में जो देख रहे हैं निकिल प्लस लोहा। सी में जो देख रहे हैं सिलिका प्लस मैग्नीशियम। डी में जो है निकिल प्लस फास्फोरस। तो इसका सही आंसर सी होगा, यानी सिलिका प्लस मैग्नीशियम जो है भू के कोर में यानी पृथ्वी के कोर में जो देखते हैं कि कोर जो बनी हुई है सिलिका प्लस मैग्नीशियम पदार्थ से निर्मित है। तो इसका सही आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि कोर यानी भूकोर का घनत्व माना जाता है, यानी अभी तक विद्वानों के द्वारा जो शोध के से या डाटा उभर के आई है उस डाटा से जो है कि भूमि के जो यानी पृथ्वी के कोर का घनत्व कितना है। तो ए में जो है 2.9, बी में जो है 4.7, सी में जो है 5.5, डी में जो है 11। तो यानी कोर का घनत्व जो है 11 माना गया है। तो यानी इसका सही आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यानी नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोहो असमता का पता किसने लगाया? यानी मोहो डिसकंटिन्यूटी है, उसकी पता किनके द्वारा लगाई गई है? तो देखिए ए में जो है श्वेस महोदय के द्वारा, बी में जो है गुटेनबर्ग के द्वारा, सी में जो है मोहरोविसिस के द्वारा, डी में जो है होम्स के द्वारा। तो इसका सही आंसर सी होगा, यानी मोहरोविसिस के द्वारा जो है आपको असंबद्धता का यानी मोहो डिसकंटिन्यूटी के बारे में पता चली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट यानी यहां देख लीजिए, यानी कि जो कुछ असंबद्धता है, यानी पूरे जो देखते हैं कि सियाल से लेके अगर हम नीचे तक जाते हैं कहाँ कोर तक, तो विद्वानों के द्वारा अभी तक जो बांटी गई है वह 5 असंबद्धता में। तो सबसे पहला जो है कोनार्ड असंबद्धता। तो कोनार्ड असंबद्धता जो देखते हैं वह ऊपरी सियाल और निचली सियाल यानी जो देखते हैं यानी ऊपरी क्रस्ट जो कहते हैं, तो ऊपरी क्रस्ट देखते हैं। तो ऊपरी क्रस्ट में और निचली क्रस्ट जो होती है, तो ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट को अलग करने वाली जो असंबद्धता है उसको कहते हैं कोनार्ड असंबद्धता, यानी कोनार्ड डिसकंटिन्यूटी। ध्यान रखिएगा क्या है, अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट को अलग करने वाली। उसी प्रकार दूसरी जो असंबद्धता देखते हैं वह मोहो असंबद्धता है, यानी मोहो डिसकंटिन्यूटी है। तो मोहो डिसकंटिन्यूटी है वह जो है लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल, यानी लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल को अलग करने वाली जो असंबद्धता है वह मोहो असंबद्धता है, यानी मोहो डिसकंटिन्यूटी। नेक्स्ट देखिए रेप्टी असंबद्धता है। तो रेप्टी असंबद्धता जो है अपर मेंटल और लोअर मेंटल जो देखते हैं, तो अपर मेंटल और लोअर मेंटल को अलग करने वाली जो असंबद्धता है वह आपको रेप्टी असंबद्धता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखिए गुटेनबर्ग असंबद्धता है, यानी गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी है। तो गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी जो है आपको जो देखते हैं लोअर मेंटल और अपर कोर, यानी आउटर कोर क्या है, लोअर मेंटल और आउटर कोर के अलग करने वाली जो असंबद्धता है वह गुटेनबर्ग असंबद्धता है। इसके अपेक्षा जो देख रहे हैं कि क्या है, लेहमान असंबद्धता, यानी लेहमान डिसकंटिन्यूटी। तो लेहमान डिसकंटिन्यूटी है कि इनर कोर और आउटर कोर को अलग करने वाली जो असंबद्धता है वह लेहमान असंबद्धता है, यानी लेहमान
डिसकंटिन्यूटी है। तो आपने इस प्रकार से देखा कि 5 असमर्थता है। यह पांचों असमर्थता जो है भूकंपीय तरंग जो है, यानी उस तरंग की गति में जो परिवर्तन होती है, विलुप्त होती है, उसके आधार पे यह असमर्थता जो है विभाजित की गई है। अगर आपको कभी ऐसा भी पूछ देता है कि जैसे देखिए क्रस्ट और मेंटल, तो क्रस्ट और मेंटल को अलग करने वाली जो असमर्थता है वह मोहो असमर्थता यानी मोहो डिसकंटिन्यूटी। दूसरा जो है मेंटल और कोर को अलग करने वाली जो असमर्थता है, तो मेंटल और कोर को अलग करने वाली जो असमर्थता है उसको कहते हैं गुटेनबर्ग असमर्थता। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं, तो यानी 5 असमर्थता को ध्यान रखिएगा। यहां से आपका एक क्वेश्चन पूछेगा ही। इसके अपेक्षा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट देखिए, यानी नेक्स्ट जो देखते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना जो है, यानी जो अभी जस्ट बताया है कि अपर क्रस्ट, लोअर क्रस्ट, अपर मेंटल, लोअर मेंटल, आउटर कोर, इनर कोर। तो 0 से 30 किलोमीटर का जो थिकनेस जो देखते हैं, मोटाई जो है, यह जो है आपका अपर क्रस्ट का है। यही अपर क्रस्ट के पास जो है कि कोनार्ड डिसकंटिन्यूटी, यानी 30 किलोमीटर की गहराई पे जो डिसकंटिन्यूटी है उसको कहते हैं कोनार्ड डिसकंटिन्यूटी। अब देखिए कि वहां जो देखते हैं लोअर क्रस्ट, यानी लोअर क्रस्ट जो है 30 किलोमीटर की नीचे से प्रारंभ होके 200 किलोमीटर की गहराई तक जाती है। तो यहां जो आप देख रहे हैं कि वह जो अलग करने वाली वहां जो होती है कि मोहो असमर्थता होती है। तो आपने देखा यानी 200 किलो या 30 से लेकर 200 किलोमीटर की गहराई के बीच में जो होती है वह क्या है, आपको जो है कि वहां क्रस्ट खत्म हो जाती है। अब 200 किलोमीटर से नीचे की तरफ प्रारंभ करते हैं तो वहां से चलते हैं तो अपर मेंटल जो होती है वह 200 से लेके 700 किलोमीटर की गहराई तक जो है वह अपर मेंटल का है, और 700 से लेके 2900 किलोमीटर की गहराई तक जाते हैं तो यह लोअर मेंटल है। और अब देखिए कि आउटर कोर यानी 2900 किलोमीटर से प्रारंभ होती है और चलती है 5150 किलोमीटर, यानी 2900 से लेके 5150 किलोमीटर की गहराई तक जाते हैं तो वह आपका आउटर कोर है। और जब 5150 से लेके पृथ्वी के केंद्र तक जाते हैं तो वह इनर कोर है, यानी केंद्र तक जाने का मतलब 6371 किलोमीटर की गहराई में जाते हैं तो यह जो है कि आपको इनर कोर का है। तो इस प्रकार से यह देखे, यह जो आई है वह इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोडिसी एंड जियोफिजिक्स के शोध के आधार पर यह आपको अभी जो बताए हैं यह है, यानी इंटरनेशनल है। तो आपने यह देखा, इसको भी ध्यान रखिएगा, यहां से भी आपका क्वेश्चन आएगी यानी आंतरिक संरचना में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी के चुंबकीय गुण के बारे में सर्वप्रथम बताया गया है किसके द्वारा? स्वेस के द्वारा ए में, बी में जो देख रहे हैं होम्स के द्वारा है, सी में गिलबर्ट के द्वारा है, डी में जो है डेली के द्वारा है। तो इसका सही आंसर जो है गिलबर्ट के द्वारा है, यानी पृथ्वी के चुंबकीय गुण के बारे में जो है सबसे पहले बताने का काम गिलबर्ट महोदय द्वारा किया गया था। तो इसका सही आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शून्य चुंबकीय नति वाले स्थानों को मिलाने वाली कल्पित रेखा को कहा जाता है, यानी भूचुंबकीय यानी मैग्नेटिक जो होता है तो वह शून्य मैग्नेटिक वाली जो है नति को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं? तो ए में है चुंबकीय भूमध्य रेखा, बी में जो है
चुंबकीय कर्क रेखा, सी में जो है चुंबकीय मकर रेखा, डी में जो है चुंबकीय ध्रुव। तो इस प्रकार से आपने देखा कि यहाँ 4 ऑप्शन है, तो इसका सही आंसर ए होगा, यानी भू चुंबकीय भूमध्य रेखा इसका सही आंसर होगा। यानी शून्य चुंबकीय नति को मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखा होता है उसको भू चुंबकीय भूमध्य रेखा कहते हैं। इस प्रकार से आपने देखा कि आज जो हमने बताए हैं, तो यहाँ से आप लोगों का एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन भी हो सकता है कि आपका जो टीचर वाला जो एग्जाम होना है बीपीएससी से उसमें रहेगा ही। थैंक यू मित्रों।